बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर ने मेरे पीए का रोल बहुत उम्दा तरीके से अदा किया। गोखले के रिहायशी कमरों में कई टेलीफोन पड़े हुए थे। हमारे पास कटर तो नहीं था, मगर कैसर ने तमाम सेटों से उनकी तारें उखेड़ कर उन्हें नकारा बना दिया। यही हाल बाकी बंगले में मौजूद टेलीफोनों का किया। ड्राइंग रूम में जहां गोखले की लाश पड़ी थी, उससे मुल्हिका कमरे में हम दाखिल हुए तो तमाम खिड़कियां और पंखे बंद होने के बावजूद पर्दा हिल रहा था। मैंने पर्दा हटाया तो गोखले का हम शक्ल खौफ से लरज रहा था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि इसे जिंदा साथ ले जाएंगे। गोखले का डुप्लीकेट होने और रोल करने की वजह से उसे बहुत सी बातों का इल्म होगा जो हाजी के लिए फायदा मंद साबित हो सकती थी। मैंने उसको अपने पास बुलाया तो वह लरजता कांपता हुआ आया और मेरे कदमों में गिर पड़ा। गोखले की मौत के बाद अब ये अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। मैंने उसे कहा कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। इस दौरान कैसर ने पर्दे के टुकड़े करके एक उसके मुंह में और बाकी से उसकी आंखों और हाथों को बांध दिया। गोखले की बीवी को मैंने कह दिया कि अगर उसने 2 घंटे से पहले कमरे से बाहर कदम भी रखा तो उसको बच्चों समेत उड़ा दिया जाएगा। हमने उसके कमरे को बाहर से बंद कर दिया। जब हम सब लान में जमा हुए तो हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका था। नकली गोखले को साथ लिया। बंगले के अकबी हिस्से में घर वालों, मुलाजमीन और गार्ड्स के लिए अलग अलग किचन बने हुए थे। बंगले की निगरानी करने वालों को मेरे साथियों ने पहले हल्ले में ही हलाक कर दिया था, और फिर अकबी हिस्से में किचन में काम करने वालों को भी साथियों ने मेरी इजाज़त के बगैर हलाक कर दिया, जबकि उनको हलाक करने का मेरा कोई इरादा ना था। मैंने साथियों से बात पुरस की तो कैसर के एक साथी ने कहा कि भाई, आपने तो पाकिस्तान वापस चले जाना है और हमने इधर भारत में ही रहना है, लिहाजा हम कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ सकते जो हमारे लिए वबाले जान बन जाए, इसलिए इनको भी ख़त्म कर दिया है। अब हमने सूटकेस अपनी गाड़ियों में रखे और वापसी के लिए तैयार हो गए। 4 के सिवा बाकी सब बंगले में मौजूद मारे जा चुके थे। वो 4 पहरेदार अपना असलहा फेंक कर हाथ उठाए खड़े थे। सबका असलहा भी पुलिस जीपों में रख दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन चारों का क्या किया जाए कि अचानक जेसीओ ने अपनी अस्तीन गन से उन चारों पर फायर खोल दिया। वो वहीं ढेर हो गए। मैंने जेसीओ से पूछा कि उसने मेरी इजाज़त के बगैर ऐसा क्यों किया, तो उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि सर, मैंने फौजी ट्रेनिंग पाकिस्तान से हासिल की है और हमारे इंस्ट्रक्टर कहा करते थे कि दुश्मन को देखते ही हलाक कर दो, इससे पहले कि वो तुम्हें हलाक कर दें। और ये हिंदू तो मुसलमानों के सख्त दुश्मन हैं, पर इनको हलाक करने के लिए हमें किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको जिंदा छोड़ना गोया अपने आप को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। अब मेरा बहस करना फजूल था। मैंने सबको गाड़ियों में सवार होने का कहा। कैसर ने मेन गेट पर मौजूद गार्ड रूम में जाकर टेलीफोन की तारें भी उखेड़ दी। मैंने फैसला किया कि वापसी का सफ़र इकट्ठे करने के बजाय अलग अलग किया जाए। तीनों जीपें सीधे बम्बई गैरेज में जाएं और एम्बेसडर कारें वहीद के घर जाएं, जहां सब अपना अपना लिबास पहने। जब सब गाड़ियों में बैठ गए तो कैसर ने मेन गेट रूम में लगा बटन प्रेस किया तो मेन गेट खुलता चला गया। हम सब गाड़ियों में बैठकर बंगले से बाहर निकले और अपने अपने मतलूबा मुकाम की तरफ रवाना हो गए। मैंने अपनी गाड़ी गेट से बाहर खड़ी कर दी। जब सब गाड़ियां बंगले से बाहर निकल गई तो कैसर ने गेट बंद होने वाला बटन प्रेस किया और भागकर गेट बंद होने से पहले बाहर आ गया और मेरे साथ बैठ गया, और हम वहीद के घर की तरफ रवाना हो गए। हमारी गाड़ी ने अभी निसफ सफर ही तय किया था कि सामने से 3 गाड़ियां तेज रफ्तारी से आती दिखाई दी और हमारे करीब पहुंचकर सड़क के दरमियान में रुक गई। हमें मजबूरन अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। हमने फौरी तौर पर अपना असलहा अपने हाथों में ले लिया। दरमियान वाली गाड़ी हाजी मस्तान की थी और वो उसमें बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं गाड़ी से उतरा तो साथ कैसर भी नीचे उतर आया। मस्तान की आगे और पीछे वाली गाड़ियों में उसके मुहाफिज थे। मस्तान ने मुझे और कैसर को अपनी गाड़ी में बिठाना चाहा तो मैंने कहा कि हमारी गाड़ी में नकली गोखले भी है। यह सुनकर हाजी के कहने पर हमारी गाड़ी को उसकी गाड़ी के करीब लाया गया और नकली गोखले को भी हाजी की गाड़ी में बिठा दिया गया। हमारी गाड़ी में अब रजी और एक साथी रह गए थे। मैंने कहा कि हमारी गाड़ी को वहीद के घर ले जाना है, तो उसने आगे वाली गाड़ी में बैठे अपने मुहाफिज को कहा कि वो गाड़ी वहीद के घर ले जाए। हमारी गाड़ी को वहीद के घर की तरफ और हम हाजी के साथ जोहो वाले बंगले की तरफ चल पड़े। सारा रास्ता खामोशी से तय हुआ, कोई बातचीत ना हुई। जोहो वाले बंगले में पहुंचकर हम ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। हाजी ने अपने साथियों से कहा कि नकली गोखले की मुकम्मल तलाशी लेकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए।
अब ड्राइंग रूम में हाजी, मैं और कैसर रह गए थे और हम तीनों खामोश बैठे थे। कैसर तो मेरी इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकता था और हाजी और मेरी हालत ये थी कि हम दोनों एक दूसरे से बात करने से घबरा रहे थे। इतनी देर में मुलाजम चाय, केक, बिस्किट वगैरह लेकर पहुंच गए और मेज पर रख कर बाहर चले गए। हमने चाय पीनी शुरू की तो हाजी ने मेरा नाम लेते हुए कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बताए बगैर गोखले के बंगले पर हमला कर दोगे। मुझे तो आज बाद दोपहर यूसुफ से पता चला कि तुम उससे खासा असलहा ले आए थे, तो मैं हैरान हुआ कि अगर तुमको असलहा की ज़रूरत थी तो मुझसे क्यों ना मांगा। वहीद भी कल से पेशतर वक़्त गायब रहा। मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी की तो मालूम हुआ कि वहीद ने बम्बई गैरेज वाली 2 जीपों पर हाकी रंग करवा कर उन पर पुलिस लिखवाया है। आपसे 1 घंटा पहले वहीद गैरेज में आया तो मैंने उससे पूछा। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, मगर जब मैंने सहती से पूछा तो उसने बताया कि तुम अपने साथियों के साथ गोखले के बंगले पर गए हो। यूसुफ पटेल चूंकि मुझे असलहा का बता चुका था, यूसुफ से मेरे ताल्लुकात अब ना होने के बराबर हैं, मगर उसने कहा कि मेरा फ़ोन करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी खतरनाक काम में खुद को उलझा कर अपना नुकसान न करवा बैठें। वो बेशक मेरा मुखालिफ ही सही, मगर आपसे वो बेलौस मोहब्बत करता है और आपकी बेहद इज्जत करता है। वहीद ने जब आपके गोखले के बंगले पर जाने का मुझे बताया तो 10 मिनट में ही मुझे जितने अपने मुहाविज मिले उन्हें लेकर मैं गोखले के घर की तरफ रवाना हो गया और आप रास्ते में ही मिल गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप और आपके साथी बहरो आफियत से हैं। आप नकली गोखले को तो पकड़ लाए हैं, लेकिन अब असली गोखले अपने सारे वसाइल बुरुए कार लाकर आप लोगों का बहुत जल्द पता चला लेगा, क्योंकि जेर ज़मीन काम करने वालों से कोई भी बात ज्यादा देर पोशीदा नहीं रह सकती। आपके मुतल्लिक इल्म होने पर वह पूरी ताकत से आप पर हमला आवर होगा। मैं गोखले से बहुत आसानी से निमट लेता अगर यूसुफ उसका हमदर्द ना होता। मैं उन दोनों का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मगर मुझे मेमन ग्रुप की मदद दरकार होगी। लेकिन यह पता नहीं कि वो यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई करने में मेरा साथ देंगे या नहीं। हाजी मुसलसल बोले जा रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि वो हमारे गोखले पर नाकाम हमले की वजह से घबरा गया है। मैंने मस्तान की बात काटते हुए कहा कि बस करो मस्तान भाई और मेरी बात सुनो। हमने असली गोखले, उसके पहरेदारों और किचन में काम करने वालों सबको हलाक कर दिया है। उस बंगले में सिर्फ गोखले की बीवी और बच्चों को नहीं मारा और उन्हें भी एक कमरे में बंद कर आए हैं। असली गोखले की पहचान उसके दाएं हाथ की 6 उंगलियां थी, जिन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह चेक कर लिया था। हाजी मुंह फाड़े मेरी तरफ देख और मेरी बात सुन रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, असली गोखले ने शुरू में आपने इस डुप्लीकेट को मेरे पास भेजकर मुझे चिकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे आगे उसकी कोई चालाकी काम ना आ सकी। फिर मैंने हाजी को अपने मिशन की शुरू से लेकर आखिर तक तफसील बताई। मेरी प्लानिंग सुनकर हाजी हैरान रह गया और बोला, मैं खुद को बड़ा दलेर और एक अच्छा प्लानर समझता था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सिफर हूँ। कहाँ वजारत हारजा का गोखले के घर जाना, वो भी पुलिस की जीपों में, और फिर उससे अलग मुलाकात करना। मैं तो क़यामत तक ऐसा सोच भी नहीं सकता था। और गोखले की वजारत हारजा केवल सिंह से अपनी मीटिंग का सुनकर खुद को कोई बड़ी शय समझते हुए हर एहतियाती तदाबीर को बलाए ताक रखते हुए तुम्हारे सामने आ जाना। मैंने कहा कि मैंने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया था। उसने नकली गोखले को मेरे सामने लाकर बहुत बड़ी चालाकी दिखाई थी, लेकिन मैंने भी उसकी एक न चलने दी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वहीद की मुआवनत के बगैर मैं इस मिशन पर नहीं जा सकता था। वो तुम्हारा वफादार और खैर खा है। मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि इस मिशन की तुम्हें भनक भी ना पड़ने दे, क्योंकि तुम मुझे इस मिशन पर कभी भी ना जाने देते। इसीलिए मैंने असलहा भी यूसुफ से लिया था। मैंने गोखले की खुफिया तिजोरियां खुलवाकर उसकी तमाम जमा पूंजी, डायरियां और फाइल्स साथ ले आया हूँ। उसकी दौलत तो मैं अपने साथियों में बांट दूंगा, क्योंकि उन्होंने सर धाड़ की बाजी लगाकर इस मिशन में मेरा साथ दिया है। डायरियों और फाइलों में गुजराती और मराठी जुबान में कुछ लिखा हुआ है और उनमें यकीनन तुम्हारे और पाकिस्तान के मफाद में बहुत कुछ लिखा होगा। उनको पढ़कर और तर्जमा करने के लिए किसी काबिल एतमाद आदमी का तुम्हें बंदोबस्त करना होगा। ये कहकर मैं सोफे पर दराज हो गया। हाजी अपनी जगह से उठा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम जरा खड़े होना। कुछ समझे बगैर मैं भी खड़ा हो गया तो मस्तान मुझसे लिपट गया। काफी देर गले लगने के बाद जब वह मुझसे अलग हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब्त का सलाब अपने बंद तोड़ चुका था
बहते आंसुओं से ही वो कहने लगा, दुनिया तो वैसे ही भाई और औलाद की आरजू करती है। जिसे तुम जैसा दोस्त मिल जाए उसे भाइयों और औलाद की क्या जरूरत है। मैंने मस्तान को रोने से मना करते हुए कहा कि मस्तान, मैं तो हवा के उस झोंके की तरह हूँ जो आकर चला जाता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुम इतनी छोटी सी बात को इतनी अहमियत दे रहे हो। बहरहाल, अब हमें जरा नकली गोखले की खबर लेनी चाहिए। इससे भी हमें हासी मालूमात मिल सकती हैं। मस्तान ने 2-3 फोन करके अपने आदमियों को गोखले के खात्मे की खबर सुनाई और मुझे कहा कि आज हम देर तक यही रहेंगे, क्योंकि मेमन ग्रुप के सरदार को भी मैंने गोखले के मरने की खबर सुनाकर तुमसे मिलवाने के लिए यहीं बुलाया है। ये कहकर मस्तान ने घंटी बजाकर अपने आदमी को कहा कि जरा गोखले सेठ को यहीं ले आओ। थोड़ी सी देर बाद ही नकली गोखले हमारे सामने खड़ा था। वह बदस्तूर बंधा हुआ था। मस्तान के मुहाफिजों ने उस नकली गोखले को पहले भी देखा हुआ था और उसकी अंडरग्राउंड कार्रवाइयों से बखूबी वाकिफ थे। वो सब उस नकली गोखले को इस हालत में देखकर अचंभे में पड़े हुए थे कि इतने ताकतवर इंसान को इस हालत में लाया गया है। मस्तान के कहने पर उसके हाथ और आंखों से पट्टी हटा दी गई। गोखले की उन लोगों पर इतनी वहशत तारी थी कि उसके हाथ खोलते ही सब ने उस पर अपने पिस्टल तान लिए। मेरे ख्याल में उनको तवक्को थी कि वो उसको छोड़ने के लिए हाजी से सौदेबाजी करेगा या फिर उसके आदमियों की तरफ से बंगले पर हमले का खतरा हो सकता था। नकली गोखले हाथ खुलते ही पहले मेरे और फिर हाजी के पांव पर गिरकर माफिया मांगने लगा। यह सूरत हाल उनके लिए और अजीब हो गई थी कि गोखले माफी मांग रहा है। मस्तान को तो उस वक्त कोई बात ना सूझी। मैंने कहा कि तुम अपने सेठ के बहरूप में उसका किरदार अदा करते थे। क्या उसने तुमसे यह कहा था कि जब जान पर बन जाए तो दुश्मन के पाँव में गिर जाओ और जान की भीख मांगो? उसने कहा कि जनाब, मुझे माफ कर दो। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी शक्ल गोखले से मिलती थी और मुझे उसका हमशक्ल बनकर उसका रोल करने के लिए मजबूर किया गया था। लड़ाई तो आप बड़ों के बीच थी, मैं गरीब मुफ्त में मारा गया। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा तो मैंने कहा कि अभी तुम मारे नहीं गए, लेकिन तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुम मारे जाओगे अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब ना दिए और कोई बात छुपाने की कोशिश की। नहीं सरकार, भगवान की सौगंध, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा। जो कुछ मेरे इल्म में है हर बात आपको बताऊंगा। मस्तान के पहरेदारों को अभी तक हकीकत का इल्म ना हो सका था। वो हैरानी से मेरी और गोखले की गुफ्तगू सुन रहे थे। मस्तान ने उनको कहा कि तुम यूं आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? मेरे इस भाई ने उसको खत्म करके उसके धंधे की बसात हमेशा के लिए लपेट दी है। ये गोखले का हम शक्ल है जिसे वो आगे रख कर धंधा करता था और अपनी जान बचाता था। मेरे भाई ने इस कमीने की साजिशों से हमें हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया है। मैं अब बिल्कुल खामोश था क्योंकि जेरे जमीन काम करने वालों की कार्रवाइयों और तरीकों से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। जो उससे सवाल करता। मस्तान ने उससे पूछा कि मेरा नाम जानते हो? तो वह बोला, जी हाँ जनाब, आप सेठ मस्तान हैं। अब हाजी और उसके दरमियान सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट गुजरे होंगे। एक पहरेदार ने आकर बताया कि वहीद आया है। मस्तान ने उसे अंदर बुला लिया। उस वक्त फोन की घंटी बजी। मस्तान ने फोन उठाया और आवाज सुनकर टेलीफोन सेट का ओपन आवाज वाला बटन दबा दिया। फोन यूसुफ ने किया था। यूसुफ ने कहा कि गोखले को बमा उसके गैंग के आज शाम को किसी ने मार दिया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये तुम्हारा काम नहीं है बल्कि हमारे मुश्तरका मेहमान का है। हमारे मेहमान का नहीं बल्कि मेरे भाई ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है। मस्तान ने हर एहतियात को बालाए ताक रखते हुए कहा, यकीन नहीं तो ये लो बात कर लो। मैं उनकी गुफ्तगू से आजिज आ चुका था और मैंने फोन पर चिल्लाते हुए कहा कि जिस तरह तुम बेएहतियाती से बात कर रहे हो, तुम दोनों का भाई अनकरीब जेल में फिर फांसी के फंदे पर होगा। क्या तुम दोनों को इल्म नहीं है कि तुम्हारे फोनों पर ऑब्जर्वेशन लगी हुई है? मेरी बात सुनते ही यूसुफ ने कॉल काट दी। इधर मस्तान ने भी फोन बंद कर दिया। मैंने तो यूं ही ऑब्जर्वेशन वाली बात कह दी थी। अब मस्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। खुशी और जज्बात में ये दोनों भूल गए थे कि ऐसा काम करने वालों के फोन पर हमेशा ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है। मस्तान पछतावे के धारे में बहता हुआ बोला, मैं जान भर खेल जाऊंगा मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने उसकी खुशी को मलिया मेट होते देखकर कहा, मैंने तो यूं ही बात कह दी थी ताकि तुम्हारी गुफ्तगू को तवालत से बचा सकूं। बहरहाल, कल कैसर को उसके साथियों समेत दिल्ली रवाना करना है और मुझे भी बहुत जल्द यहाँ से कलकत्ता और वहां से हिरन घाटा के लिए रवाना होना है। और यकीनन तुम भी यही चाहते होगे कि हम किसी मुसीबत में फंसने से पहले
बम्बई से निकल जाएं। वहीद टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान ही ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गया था। मस्तान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुमने मेरे लाइल्मी में जो कुछ भी किया है, मेरे भाई ने तुम्हारी ऐसी वकालत की है कि मैंने ना सिर्फ तुम्हें माफ किया बल्कि इस मिशन पर आने वाले अखराजात के अलावा 2 लाख रुपए तुम्हें इनाम में देता हूँ। मुंशी से तुम ये सब रकम वसूल कर लेना। कैसर और उसके साथियों के लिए कल बाद दोपहर हवाई जहाज की दिल्ली के लिए टिकट्स बुक करवा लेना। मैंने कहा कि हवाई जहाज से नहीं बल्कि रेल से उनको भेजना है। हवाई जहाज पर यह असलहा साथ नहीं ले जा सकते और मैं नहीं चाहता कि दौरान सफ़र अगर ये किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं तो बगैर लड़े ही मारे जाएं। मस्तान मेरी बात समझ गया। उसने कल शाम दिल्ली जाने वाली रेल के टिकट उनके लिए बुक करवाने का कह दिया। मैंने हफ्ते मातकदम के तौर पर कहा कि दिल्ली जाने वाले साथी कल्याण तक लोकल ट्रेन में और वहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे, क्योंकि आज रात की वारदात के बाद एयरपोर्ट के अलावा रेलवे स्टेशन पर बम्बई से बाहर जाने वालों की सहज चेकिंग शुरू हो गई होगी। गोखले तो भारतीय हुकूमत और हिंदुओं का चहेता था। ये कहते हुए मेरी नज़र नकली गोखले पर पड़ी। वो कालीन पर अभी तक हाथ जोड़े बैठा था। हद हो गई हमारी हमाकत की, मैंने नकली गोखले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पहले तो ये हमारी वारदात का चशमदीदा गवाह था, अब ये हमारी सारी गुफ्तगू भी सुन चुका है, बल्कि हमारे सारे प्लान के मुतल्लिक जान चुका है। वाकई हमने उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया था। मस्तान ने एक आंख दबाते हुए जवाब दिया, ये बेदरर है, हम इसको जल्द ही रिहा कर देंगे। हाजी को उससे मजीद कुछ खास बातें मालूम ना हो सकी। उसका एड्रेस लेकर हाजी ने वहीद से कहा कि पहले इसके घर जाकर उनको 1 लाख रुपए दे देना, फिर इसको इसके घर के करीब ही आज़ाद कर देना। वहीद ने गार्ड से कहा कि इसके मुंह पर कपड़ा बांध दो और उसके हाथ पीछे बांध दो। पहरेदार अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि बाहर से पहरेदार ने आकर बताया कि गनी मेमन अपने 4 साथियों समेत आया है और असूल के मुताबिक उन्होंने अपना असलहा गेट पर जमा करवा दिया है। मस्तान ने उन्हें फौरन बुला लिया और उनका खड़े होकर इस्तकबाल किया। उस गिरोह का लीडर गनी मेमन दरमियाने कद्दावर जिस्म का 35 साला आदमी था। उसके चेहरे पर सबसे नुमायां उसकी तेज चमकदार अकाबी आंखें थी। तारुफ के बगैर ही वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला कि मुसलमानों के दुश्मन और हमारे मुश्तरका दुश्मन को ख़त्म करने पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जवाब देने के लिए मौजू अल्फाज की तलाश में ही था कि नकली गोखले की तरफ वो देखते हुए बोला कि हाजी साहब, आपने बताया था कि गोखले मारा जा चुका है, मगर ये तो यहाँ मौजूद है। हाजी ने कहा, गनी भाई, ये असली गोखले का डुप्लीकेट है और वो इसकी कमी महसूस कर रहा होगा, इसलिए इसको भी उसके पास भेज दिया जाएगा। नकली गोखले अपनी मौत का परवाना सुनकर चीखने की कोशिश करने लगा, मगर मुंह बंद होने की वजह से गूंगा ही कर सका और हाजी के आदमी उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। दूसरे दिन नकली गोखले के घर वालों को 1 लाख रुपया पहुंचाकर नकली गोखले का हाजी के आदमियों ने गला काट कर लाश फुटपाथ पर फेंक कर वापस आ गए।